स्वागत आपका। मैं हूं सोनू खान। आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि अब जो है ना, आपका कंटेंट खत्म होने वाला है और आज आपका स्टार्ट होगा यात्रा। समझना पड़ेगा यात्रा करते क्यों हैं हम लोग, है ना। यात्रा क्यों जरूरी है। पहले देखिए, कुछ होता क्या है ना कि यात्रा कुछ प्राकृतिक आपदा है। कुछ प्राकृतिक आपदा है, जैसे बाढ़ आ गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, तूफान आ गया, है ना, सुनामी आ गई। ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदा है, जिसपे आपका कोई भी, कह सकते हैं कोई भी आपका जो है रोल नहीं है। ऐसी आपदा जो ऊपर वाले की तरफ से, जो प्राकृतिक हो, जो नेचुरल हो, वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसमें क्या आएगा? बाढ़ आ गया, है ना, सूखा पड़ गया, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप और सुनामी। देखिए, ये सब किस में आएंगे? प्राकृतिक आपदा में आएंगे। अब देखिए कि आपदा होने की वजह से भी लोग पलायन करते हैं। मान लीजिए कहीं पे बाढ़ वाला क्षेत्र है, कहीं पे भूकंप वाला क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में जो भी लोग मौजूद होंगे, उस क्षेत्र से लोग क्या हो जाएंगे? पलायन कर जाएंगे। और इस पलायन करने को ही क्या बोलते हैं? विस्थापन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जिस इलाके में आप रह रहे हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में रहेंगे, अगर वहां पे भूकंप आ गया हो, तो क्या आप वेट करेंगे कि भूकंप आएगा और सब आदमी मर जाएगा? ऐसा तो वेट नहीं करेंगे। उस इलाके को फिलहाल के लिए आप छोड़ देंगे, मतलब वहां से कहीं और चले जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? पलायन करना। और इसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन कहा जाता है। उसके बाद जब समान स्थिति हो जाएगा, तो पुनः आप उसी स्थान पे लौट आएंगे जहां पे आपका आवास स्थल हुआ करता था। तो इस घटना को प्रत्यावर्तन कहा जाता है। देखिए, जहां पे आपदा के कारण आप जगह को छोड़ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या? उसको विस्थापन कहते हैं। लेकिन जब स्थिति समान ही हो जाएगा, उस घटना को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है ना। यात्रा कहां से कहां करते हैं? गांव से गांव करते हैं, रोजगार के तलाश में करते हैं ना, कामों के तलाश में करते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं। जैसे शिक्षा के लिए यात्रा होता है, आप जैसे एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, एक शहर से दूसरा शहर जाते हैं, एक राज्य से दूसरा राज्य जाते हैं, एक देश से दूसरा देश भी जाते हैं। किसके लिए? शिक्षा के लिए। किसी अनुसंधान के लिए, किसी रिसर्च के लिए भी जाते हैं। अब कोई यहाँ से पढ़ने के लिए लंदन जा रहे, रिसर्च करने के लिए, किन्हीं को साइंटिस्ट बनना है तो वो बाहर भी जाते हैं। तो कहने का मतलब है, यात्रा जो है एक। और दूसरी बात क्या है? यात्रा में आप और क्या कर सकते हैं? यात्रा में आप किसी के उपदेश को, किसी के प्रवचन को सुनते हैं, या कहीं पे आप उपदेश या प्रवचन दे भी सकते हैं। इसका मतलब यात्रा जो है, यात्रा का मतलब होता है कि अगर उसमें उद्देश्य जुड़ा होना चाहिए, उद्देश्य आपका निश्चित होना चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं? यात्रा कहा जाता है। अगर बिना उद्देश्य का अगर कहीं जा रहे हैं तो उसको घूमना कहते हैं, उसको यात्रा आप नहीं कहेंगे, है ना। व्यापार करने के लिए भी क्या होता है? यात्रा होता है। नया स्थान खोजने के लिए भी क्या करते हैं? अनुसंधान। जो छात्र करते हैं, रिसर्च करते हैं भैया, जो प्रयोग करते हैं, वो वैज्ञानिक कहलाते हैं कि नहीं। अब शिक्षा के लिए भी यात्रा होता है। चलिए, अब देखिए आपके यहाँ कौन आया? मेगास्थनीज। याद रखिएगा, यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, जिसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ? भारत। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। याद रखिएगा, है ना। इसमें इन्होंने समाज का वर्णन किया है, 7 वर्गों में समाज को बांटा है इस पुस्तक में। अब है फाहियान। कौन सा? फाहियान। याद रखिएगा, फाहियान एक कहा चीनी बौद्ध यात्री है। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी सेकंड के दरबार में आया था, द्वितीय के दरबार में। चलिए, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? वेनसोंग। कौन सा? वेनसोंग। याद रखिएगा, यह एक चीनी बौद्ध यात्री था। कौन सा? वेनसोंग। वेनसोंग कौन है? चीनी बौद्ध यात्री है। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इनको घूमना फिरना बहुत पसंद था। किनको? वेनसोंग को। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। कौन पुस्तक है?
यू की। कौन सा पुस्तक है? यू की पुस्तक किसकी है? तो वैन सॉन्ग। किसकी? वैन सॉन्ग की पुस्तक कौन सी है? क्योंकि इनको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। याद रखने वाली बात है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण किया है। हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए हैं। कब आए भाई साहब? तो 630 ईस्वी में। 630 में। याद रखिएगा, हाथ से हैंसॉन्ग और हाथ से हर्षवर्धन। तो हैंसॉन्ग के दरबार में कौन आया है? हाथ से हैंसॉन्ग और हाथ से हर्षवर्धन। हाथ से हैंसॉन्ग, हाथ से हर्षवर्धन। याद रखिएगा कब आए? 630 में। कहाँ के हैं? चीनी बौद्ध यात्री हैं। इनको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का याद रखिएगा नाम क्या है? सीयू की पुस्तक। अब कौन सा है? अल-बिरूनी। कौन सा? अल-बिरूनी। अल-बिरूनी। कौन बिरूनी? अल-बिरूनी। अल-बिरूनी कहिए या अल-बिरूनी, वही नाम है। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे। इनका नाम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आज क्या कहते हैं? उज्बेकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? उज्बेकिस्तान। क्या कहते हैं इसको? उज्बेकिस्तान कहते हैं। उज्बेकिस्तान कहते हैं। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जानवरों को, जगहों को क्या किया? देखा, उनके बारे में लिखा। देखिए अल-बिरूनी कहाँ का है? अल-बिरूनी है कहाँ का? तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान का है। और इन्होंने सबसे ज्यादा जिस चीज का जिक्र किया है, किसमें? किताबुल हिंद में, अपनी पुस्तक में, वो किया है कि भारत वाला जो है तालाब बनाने में बहुत माहिर है। क्या बनाने में? तालाब बनाने में बहुत माहिर है। इस बात को याद रखिएगा। खास तौर वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखते हैं कि अल-बिरूनी को क्या अलग लगी। यहाँ के लोग तालाब बनाने में क्या है? बहुत माहिर हैं, बहुत एक्सपर्ट है। अपने किताब में इन्होंने कहा है क्या? कि भारत के लोग बहुत मेहनती होते हैं। तालाब बनाने में बहुत महारत हासिल है। किनको? भारत के लोगों को। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कौन? अल-बिरूनी। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखते हैं तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े और भारी भारी पत्थरों का लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर में नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतार होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। मतलब उतरने का अलग रास्ता था और चढ़ने का अलग अलग रास्ता था। याद रखिएगा, कभी भीड़ लगाने से परेशानी नहीं होती थी। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बिरूनी की किताबों से उन जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। या डाक टिकट 1973 में डाक टिकट यहाँ पे नहीं छपा है। एक डाक टिकट जारी किया गया था जब जब उनके जन्म में 1000 साल पूरे हुए थे। जब उनका जन्मदिन था, हजारवां जन्मदिन था, 1000वां जन्मदिन पूरा था, उसी दिन एक डाक टिकट जारी किया था। आप ही बता दीजिए 1973 में अगर किसी का 1000 वर्ष पूरा होता है, इसका मतलब उनका जन्म कब हुआ है? 973 ईस्वी में। किसका? अल-बिरूनी का। समझने वाली बात है। चलिए, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से रुक गए। अब अल-बिरूनी के बारे में बोले। अल-बिरूनी का अगर पूछेगा कहां से आया है? उज्बेकिस्तान से। इन्होंने किस बात का जो जिक्र अपने किताब में किया है, याद रखिएगा किसका जिक्र किया है? कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में क्या थे? माहिर थे, है ना। अब इब्न बतूता यह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था
जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। पुस्तक कौन सा? रहेला। पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक और अपना अनुभव साझा किया है। अब कौन सा है? वास्को डिगामा। याद रखिएगा ये कहाँ का है? पुर्तगाली नाविक था। इन्होंने जल मार्ग का खोज किया है। भारत के जल मार्ग का खोज किया है कौन सर? में जो हो जाएगा कॉलेज बंद सब पेपर। वो तो देगा आपको पेपर। अब आपको याद रखना है कौन सा यात्रा में टिकट। कौन सा? टिकट। एक है कौन सा? एक है आपका आरक्षित, मतलब एक है रिजर्वेशन, और एक है कौन सा? जनरल। एक है आरक्षित टिकट और एक है अनारक्षित टिकट। टिकट एवं समय सारणी, एक याद रखना आपको कौन सा? आरक्षित। एक है रिजर्वेशन। और ये रिजर्वेशन जो है, इस रिजर्वेशन का जो जिक्र किया गया एनसीईआरटी में, ये किया गया आपको काउंटर टिकट वाला। कौन सा? काउंटर टिकट वाला। देखिए इसमें क्या क्या होता है। यात्रा की तिथि और समय एवं आरक्षण की तिथि और समय, मतलब किस डेट को आप यात्रा कर रहे हैं वो डेट लिखा रहेगा। साथ में भी समय भी लिखा रहेगा कि भैया किस टाइम आपकी ट्रेन खुली रहेगी। देखिएगा जब टिकट लीजिएगा तो ये टिकट जो बात हो रही है ना, ये टिकट काउंटर वाली टिकट की बात हो रही है। इसमें क्या देखना है आपको कि जब टिकट लीजिएगा तो उसमें यात्रा का जो है ना तिथि लिखा होता है, उसके साथ वो ट्रेन कब खुलेगी समय भी लिखा होता है, और आरक्षण की तिथि और समय भी लिखा होता है। परिवहन संबंधित साधन व संख्या लिखा रहेगा, गाड़ी नंबर और नाम। जिस गाड़ी से आप कर रहे सफर उस गाड़ी का नंबर रहता है और साथ में नाम रहेगा। कहाँ? टिकट पे। कौन सा टिकट पे? आरक्षित टिकट पे। यात्रा की शुरुआत एवं अंतिम स्थान पर पहुंचने की तिथि और समय, किस तारीख को आप कितने बजे शुरू कर रहे हैं अपना जर्नी, अपनी यात्रा, उसका समय रहता है। और किस टाइम पहुंचिएगा, कितने तारीख को पहुंचिएगा वो भी टिकट में मेंशन किया हुआ रहता है। और कितने बजे पहुंचिएगा ये भी लिखा होता है। यानी जब खुलती है ट्रेन उसका समय, किस तारीख को खुलेगी उसका समय, कब पहुंचेगी और कितने तारीख को पहुंचेगी ये भी लिखा होता है। किसमें? आरक्षित टिकट पर। इस बात को आप याद रखिएगा। अब यात्रा के प्रारंभिक व गंतव्य स्थानों के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए कि पटना से आप दिल्ली जा रहे हैं तो पटना से दिल्ली का जो यात्रा का कुल डिस्टेंस यानी कुल दूरी रहेगी वो भी क्या होती है? लिखी होती। किस पे? टिकट पर। प्रारंभिक यात्रा और गंतव्य स्थान की क्या लिखी रहेगी? कि दूरी जितनी भी किलोमीटर में दी रहेगी। यात्रियों का कोच सीट, बर्थ, लिंग, आयु, बच्चा वयस्कों की संख्या होती है। यात्रियों को कौन सा स्लीपर में है, थर्ड एसी में है, टू एसी में है ना, ये लिखा होता है। कोच सीट नंबर भी दिया रहता है। और बर्थ, कितना बर्थ पे है। लिंग, लिंग मतलब कौन सा है, मेल सफर कर रहा है कि फीमेल सफर कर रहा है ना। अब उसका आयु क्या होगा वो भी लिखा होता है कि जो सफर कर रहे हैं उनका आयु, एज कितना है, ये भी आरक्षित टिकट पे लिखा होता है। आपके साथ कितने बच्चे और कितने वयस्क के हैं वो भी लिखा होता है। जहां पे बच्चा लिखा है वहां पे क्या लिखा रहेगा? चाइल्ड। और जहां पे एडल्ट है वो क्या है? वयस्क है। तो ये सब भी मेंशन रहता है किस पे? आरक्षित टिकट पे। याद रखिएगा एक है पीएनआर नंबर जो 10 नंबर का होता है, 10 अंक का होता है। यात्रियों का नाम रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये जब आप गूगल में जाके टाइप करेंगे तो आपका सारा निकल जाएगा कि कितना सीट पर कंफर्म हुआ है, नहीं हुआ है, क्या स्टेटस है, सब चीज बताता है। किसमें? पीएनआर नंबर में, कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इस बात को याद रखिएगा। इसको क्या हिंदी में बोलेंगे? यात्रियों का नाम का रिकॉर्ड कहा जाता है।
इतनी बात आपको क्या याद रहेगी? इसमें टूल किराया जो आरक्षण शुल्क के साथ रहेगा, ये तक कौन सा आरक्षित टिकट, अब कौन सा है अनारक्षित टिकट। परिवहन का रूट विवरण है ना, उसके बाद स्टेशन के बीच की दूरी, इसमें भी रहता किसमें अनारक्षित टिकट, जिसको बोलते हैं चालू टिकट। आज मन किया तो आज ही चल दिए, कल मन किया तो कल ही चल दी, जिसके लिए कोई रिजर्वेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है, उसी को क्या बोलते हैं अनारक्षित टिकट। स्टेशन के बीच की दूरी दिया रहेगा, यात्रियों के दौरान आने वाली स्टेशन, वहां पहुंचने का निर्धारित समय जिसे दिया रहेगा कि यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, गाड़ी नंबर इतना, भागलपुर से जाने वाली कहां वाली पटना भाया क्यूल होते हुए, मतलब जिधर से जा रही उसका भी नाम दिया रहता है। याद रखिएगा गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड स्टेशन गुजरात में है। यहाँ बटाटा बड़ा बहुत फेमस है, कहाँ का वलसाड स्टेशन का, याद रखिएगा। अहमदाबाद, गांधीधाम, वलसाड स्टेशन कहाँ पे है गुजरात में। अहमदाबाद, गांधीधाम और वलसाड स्टेशन कहाँ पे है गुजरात में है। याद रखिएगा कोझिकोड केरल में है, याद रखिएगा इस बात को। अभी जो कोझिकोड है इसी का पुराना नाम क्या था कोच्चि, क्या था कोच्चि। अब जल परिवहन, अब क्या कहानी पेट में झांक, ताक झांक की कहानी, पेट में क्या है ताक झांक की। और ये कहानी किसका है, एक मार्टिन है और एक कौन है बोमेंट, डॉक्टर बोमेंट की कहानी है। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा है वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था, बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमेंट के पास ले गया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की क्या की, अच्छी तरह से क्या किया, मरहम पट्टी की, धीरे धीरे उसका जख्म जो है ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में, मार्टिन के किस में पेट में, पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक लिया था, ठीक उसी तरह जैसा एक क्या फुटबॉल का वासर होता है। ठीक है, मार्टिन बहुत तंदुरुस्त आदमी है और उस मार्टिन को लग गया क्या 1822 में गोली लग गया पेट में। पेट में जो गोली लगा तो एक डॉक्टर बोमेंट थे। डॉक्टर बोमेंट साहब ने क्या देखा कि उनका तो भैया पहले वो इलाज कर दिए, इलाज करने के बाद 1.5 साल के बाद देखा कि उनका जो मांस है वो तो ढक रहा है, लेकिन उनका जो रूप है, उस छेद जो था पेट में वैसे ही लग रहा था जैसे कि फुटबॉल के ऊपर में वासर लगा होता है। यानी चमड़ी एकता पे फुटबॉल के वासर की तरह हो गया, यानी चमड़ी की एकता ऊपर के एक तासी बन गई। निचली ताक को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। अब देखिए उनको जो पेट में नजर आने लगा तो डॉक्टर बोमेंट को लगा कि बहुत बड़ा हमको अजूबा खजाना मिल गया है। किसको लग रहा है, डॉक्टर बोमेंट को। डॉक्टर बोमेंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना से मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगा होगा, उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में 9 साल लगा है। डॉक्टर बोमेंट को मार्टिन के पेट के साथ इस्तेमाल प्रयोग करने में, एक्सपेरिमेंट करने में 9 साल लगा है। कितना, 9 साल का वक्त लगा है। तब पता चला कि पेट के अंदर क्या पाया जाता है। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी कर रहे थे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती है कैसे, ये पता नहीं था। थोड़ा सा जान लीजिए कि पाचन की शुरुआत जो होती है मुख से होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत मुंह से होती है, लेकिन प्रोटीन की पाचन की शुरुआत मुंह से नहीं होती है, बल्कि कहां से होती है, अमाशय से होती है। इस बात को भी याद रखिएगा। पाचन शुरू कार्बोहाइड्रेट की होती कहां से, मुख से। कहां से, मुख से, यानी माउथ से। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखा चाहा कि यदि पेट के भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं, पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को
बाहर एक गिलास में निकाल दिया जाए और खाने की कोई चीज डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या होगा? या पड़ी पड़ी पच जाएगी या कोई भी उस पर असर नहीं होगा। क्या किया कि जो छेद था पेट का उससे क्या किया, रस निकाल लिया, पाचक रस। और क्या किया कि बारीक बारीक मछली के टुकड़े को स्लाइस स्लाइस काट कर उस पाचक रस में रख दिया, है ना। क्या किया? रख दिया। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस जो है निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रखा। इस गिलास को उन्होंने ही तापमान पे रखा, उतना ही तापमान पे रखा जितना पेट का तापमान होता है। याद रखिएगा, पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब बारीक जो टुकड़े थे क्या हो गए, पूरी तरह से घुल चुके हैं। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन के पेट के पाचक रस में रखा और वहीं मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली गई, डॉक्टर बोमेंट की तालिका। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन यहां 2 बार पूछ चुका है। पहले जो क्या किया भैया, पहले किया ही प्रेक्षण, मतलब क्या किया, पहले ऑब्जर्वेशन। फिर क्या हो, इससे क्या आ रहा समझ में कि प्रश्न पूछना। ये क्या है? परिकल्पना करना। उसके बाद क्या करना? अनुमान लगाना। लास्ट में देखिए कहां पहुंच रहा है, निष्कर्ष तक। क्या करना? निष्कर्ष तक। तो ये भी सजाने के लिए देता है, इस बात को आप याद रखिएगा। पहले क्या है? प्रेक्षण करना। प्रेक्षण के बाद क्या है? प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने के बाद क्या है? परिकल्पना करना। उसके बाद क्या करना? अनुमान लगाना। फिर क्या करना? अनुमान का परीक्षण करना। उसके बाद क्या करना? परिमाणों को अंकित करना और निष्कर्ष तक पहुंचना। इस बात को याद रखिएगा। इससे साफ बात यही चल रहा है कि पेट में जो रस है उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त, बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रबल है अम्ल। कौन सा? HCl। यह एंजाइम को एक्टिव भी करता है और जीवाणु को मारने में भी सहायक है। कौन? HCl। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है खाने की चीज। किसकी चीज? खाने की चीज। ये खाने की चीज, ये पचने में लगा समय कहां पे? पेट में। ये कहां पे? गिलास के गिलास में। 2 तरह का बात आपसे पूछ सकता है। खाने का सामान इधर दे रखा है, देखिए खाने का सामान दिया है, इधर खाने का सामान दिया है। यहाँ पे खाने का सामान देखिए, कच्चा दूध है, उबला दूध है, पूरी तरह उबला अंडा है, कम उबला अंडा है, कच्चा अंडा है, फेटा अंडा है और कच्चा अंडा है। याद रखिएगा इस चार्ट से। अभी एग्जाम जो हुआ था आपका सीटेट दिसंबर 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है इस चार्ट से। अब देखिए कच्चा दूध को पेट में पचने में लगता समय कितना है? 2 घंटे 15 मिनट। कितना? कच्चा कितना लगता है? 2 घंटे 15 मिनट। और उबला दूध को भैया 15 मिनट इसमें कम कर दीजिए, कितना? 2 घंटे। तो कच्चा दूध का पाचन करना थोड़ा टफ है। कितना? कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट और उबला दूध है कितने? 2 घंटे। और यही आपको क्वेश्चन पूछा था कि उबला दूध को पेट में पचने में कितना समय लगता है? तो कितना? 2 घंटा। कितना? 2 घंटा का समय लग जाता है। इस बात को याद रखिए। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटा 30 मिनट। मतलब जो भापा हुआ अंडा है, आजकल जो डिम्मा बिक रहा है, बिक रहा है बॉयल अंडा जिसको बोलते हैं, जो खाते हैं, पूरी तरह उबला अंडा जो है 3 घंटा 30 मिनट। कम उबला अंडा 30 मिनट। मतलब अधपका बोल सकते हैं अंडा, आधा पका हुआ अंडा, कितना? 3 घंटा। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटा 30 मिनट। पूरी भापा अंडा 3 घंटा 30 मिनट। अधूरा भापा अंडा 3 घंटा। कच्चा अंडा फेटा हुआ यानी आमलेट फेट के बनाते हैं, 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। एकदम सफे गुच्छे कच्चा अंडा कितना? 1 घंटा
30 मिनट। तो देखिए ये सब जितना भी पढ़े किसमें पढ़े आप, पेट में पढ़े, कितना, पेट में। फिर देख लीजिए, कच्चा दूध 2 घंटा 15 मिनट, पक्का दूध 2 घंटा, उसके बाद पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटा 30 मिनट, उसके बाद कम उबला अंडा 3 घंटा, फेटा अंडा 2 घंटा, कच्चा अंडा 1.5 घंटा। याद रहेगा। अब देखिए ये तो हुआ पेट में पूछेगा तब ये आंसर करना आपको। इधर खाने का जो चीज है, जो खाने की चीजें इधर है उसको देखना है, पेट में पूछेगा तब ये टिक करना है। ये भैया कहाँ, गिलास में। कहाँ पे, गिलास में। अब देखिए इसका लगभग 2 घंटा ज्यादा है, डबल में है। कच्चा दूध भैया पेट में है 2 घंटा 15 मिनट, लेकिन 4 घंटे 45 मिनट कहां पे है, ये है कहां पे, तो गिलास में। गिलास का आंसर अलग है। गिलास में पूछेगा कच्चा दूध को कितना समय लगेगा, तो 4 घंटा 45 मिनट। अगर उबला दूध को पूछेगा पेट में तो 2 घंटा, लेकिन गिलास में पूछेगा तो 4 घंटा 15 मिनट। 4 घंटा 15 मिनट आप याद रखिएगा, है ना। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटा 30 मिनट पेट में, लेकिन गिलास में कितना है, 8 घंटे। क्या घंटे, 8 घंटे। याद रखिएगा इस बात को। कम उबला अंडा 3 घंटा कहां पे, पेट में, लेकिन गिलास में कितना है, 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटे 30 मिनट याद रखिएगा। कच्चा अंडा फेटा हुआ पेट में 2 घंटा, लेकिन गिलास में 4 घंटे 15 मिनट। 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा पूछेगा, कच्चा अंडा तो 1 घंटा 30 मिनट कहां पे, पेट में, लेकिन गिलास में कितने, 4 घंटे। कितने, 4 घंटे। इस चार्ट को आप जो है याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। ये आपको याद रहना चाहिए, एकदम याद रहेगा, है ना। बस देख लीजिए एक बार, आपको एग्जाम में पूछ चुका है। जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट, जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट जो है खाने को खूब घुमाता है, मिक्सर की तरह घुमाता है। यह भी देख पाएंगे जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता है, तो वही बोलते हैं जब खाना आपका नहीं पचता है तो आप बोलते हैं हमको एसिडिटी हो गया है। तो ये एसिडिटी हो गया यानी आपको गैस बन रहा है पेट में, जिसके लिए आप क्या खाते हैं, इनो खाते हैं, इनो पीते हैं, है ना। सॉरी। यह नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड, याद रखिएगा आपको, जो HCl है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट में पाया जाता है। क्या तुमने किसी को कहते सुने कि पेट में एसिडिटी हो गई है, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या ना पचा हो तब। उम्मीद करें कि आपको मोमेंट का सारा चार्ट, मोमेंट का सारा चीज आपको याद हो गया हो। प्रसिद्ध व्यक्ति अब आपका जो है शुरू है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को ना माने जाने पर इरविन को एक पत्र में लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे क्या मिला, पत्थर मिला। इंतजार की घड़ी क्या हो गई, अब समाप्त हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए क्या करना, आग्रह करना। कब शुरू हुआ है, 12 मार्च 1930 को, है ना। गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील या लगभग 375 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित गांव दांडी गांव पहुंचे, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। पहुंचे हैं, और याद रखिएगा नमक का उल्लंघन जो हुआ है वो 6 मार्च 1930 को, 6 मार्च 1930 को
12 को चलते हैं, 5 को पहुंचते हैं, कहीं कहीं आपको सूरत में 6 को भी पहुंचने का दिखाएगा, लेकिन 12 को चले हैं, 12 मार्च 1930 को चले हैं और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे हैं। 6 अप्रैल 1930 को चुटकी भर नमक लेकर नमक कानून को तोड़े हैं। कौन? गांधी जी। यही कहलाता है साबरमती से आपका कौन सा? दांडी का यात्रा। अब याद रखिएगा, संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहते हैं। भारत का जो संविधान है अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। और संविधान लिखने का जो श्रेय जाता है किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, और इसलिए इनको संविधान का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, 26 नवंबर को ही क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण नील की खेती में सत्याग्रह किया। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक है। चलिए, हो गया। अब हम जो सोचते हैं वही करते हैं। अब आपका प्रसिद्ध व्यक्ति में देखिए कौन सा है आपका? है प्रसिद्ध व्यक्ति में कौन है? जंगल की साहसी बेटी, नाम क्या है? सूर्यमणि। कौन मणि? सूर्यमणि। सूर्यमणि का बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। अगर स्कूल सामने था तो जंगल जिधर से था उधर से घूम कर जाती थी, क्योंकि जंगल से बहुत लगाव किसको था? सूर्यमणि का। याद रखिएगा, ये आदिवासी समुदाय से है। और याद ये भी आपको रखना है कि आदिवासी लोग जो है प्राकृतिक को, वनस्पति को ही अपना भगवान देवता मानते हैं। वो लोग का कहना है कि हम लोग सबसे ज्यादा प्रकृति का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। जितनी समझ हमको है उतनी समझ और लोगों को नहीं है। किसको मानना है? आदिवासी लोगों को। याद रखिएगा, आदिवासी को एक पत्ता उठाने नहीं दिया करता था एक ठेकेदार था, जिसका नाम था शंभू ठेकेदार। इसके लिए आंदोलन भी चला। कौन चलाई? सूर्यमणि। कौन चलाई? सूर्यमणि, है ना। सूर्यमणि बचपन से सूर्यमणि को जंगल से क्या था? बहुत लगाव था। स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़कर जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूर्यमणि को के जो पिता थे, छोटा एक दुकान था। सूर्यमणि के पिता का क्या था? छोटा जैसा क्या था? दुकान था। याद रखिएगा, सूर्यमणि के पिता का एक छोटा जैसा क्या था? दुकान था। और उस दुकान में क्या करते थे? याद रखिएगा, उस दुकान में उनके पिता था क्या करते थे? जड़ी बूटी का दुकान था। याद रखिएगा, दुकान था। और हुआ क्या कि एक ठेकेदार आया। कौन? जिसका नाम था क्या? शंभू ठेकेदार। शंभू ठेकेदार जो है, शंभू ठेकेदार एक भी पत्ता उठाने के लिए भी जो है आदिवासी को क्या कर दिया? बेबस कर दिया, है ना। इसके लिए क्या आंदोलन शुरू हुआ? इसके लिए बासवी दीदी के साथ, किसके साथ? बासवी दीदी के साथ जो है सूर्यमणि बासवी दीदी के सहयोग से एक क्या खोली? एक तोरंग खोली। क्या खोली? तोरंग खोली। याद रखिएगा, कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। ये पूछा हुआ है। तोरंग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। और याद रखिएगा, एक कानून आता है जंगल अधिकार कानून 2007। जंगल अधिकार कानून कितना आता है? 2007।
और इसमें सरकार कहती है कि जो लोग 25 साल से लगातार रह रहे हों, जंगल में रह रहे हो या इसके आसपास के क्षेत्र में रह रहे हो, उनका ही जंगल पे क्या है, अधिकार है। लिख देते हैं, जो लोग लगातार 25 वर्षों से जंगल में या उसके आसपास रह रहे हों तो उन्हीं का जंगल पे क्या है, जंगल पर अधिकार है, अधिकार है। कुडुक भाषा कहाँ बोला जाता है, याद रखिएगा, झारखंड में। कुडुक भाषा कहाँ बोलते हैं, झारखंड में। इस बात को याद रखिएगा। ये जंगल अधिकार अधिनियम आपसे पूछा हुआ है, जंगल अधिकार अधिनियम या कानून बोल सकते हैं, अधिनियम। कब है, 2007। इस पे कहता है जो लोग लगातार 25 वर्षों से जंगल में या उसके आसपास के क्षेत्र में रह रहे हों, उन्हीं का जंगल पे क्या है, अधिकार है। क्या इतना बात आपको याद रहेगा? बोलिए, किसी को कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम तो बता दीजिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है ना, क्लास मैं यहीं पे आपका छोड़ रहा हूँ, है ना। मिलते हैं कल, इंतजार कीजिए कल के लिए। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।